हेलो क्लास, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे है ना मराठा वंश के बारे में। ठीक है कि मराठा जो है भोसलों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको याद होगा नाम बिंबाजी भोसले। वो क्या करते हैं, नागपुर से, है ना, नागपुर से वो आते हैं छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ का रतनपुर क्षेत्र, जहां उनको क्या किया, शासन का जो विभाजन है ना, पेशवा के द्वारा, चूंकि उत्तराधिकार का युद्ध होता है उन चारों भाइयों के बीच। ठीक है, चार भाई होते हैं। रघुजी प्रथम की मृत्यु के बाद उनके बीच क्या होता है, शासन के क्षेत्र को लेकर, है ना, उत्तराधिकार को लेकर क्या होता है, चारों भाइयों के बीच युद्ध होता है, जिसको भोसलों के बीच क्या किया जाता है, मध्यस्थता कराया जाता है। ठीक है, बीच में भोसला उसमें क्या करते हैं, उनके जो शासन क्षेत्र है उसका विभाजन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ठीक, इसके बाद बिंबाजी भोसले जो है रतनपुर क्षेत्र में आते हैं। तो उस समय तत्कालीन समय में आपको देखने को मिलता है कि मोहन सिंह, है ना, मोहन सिंह जी, ठीक है, बिंबाजी भोसले जो है क्या करने के लिए, रतनपुर में अपने शासन का, है ना, सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए आते हैं। तो उस समय रतनपुर क्षेत्र में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं। वो क्या करते हैं, सत्ता हस्तांतरण में, ठीक है, क्या करते हैं, वो विघ्न करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और मोहन सिंह का क्या होता है, बीमारी के कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और आसानी से, ठीक है, थोड़े व्यवधान के बाद आसानी से बिंबाजी भोसले जो है रतनपुर के क्या तो शासक बन जाते हैं। ठीक, इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या, बिंबाजी भोसले से संबंधित चीज़ों को देखा था। ठीक है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक, साथ ही इनके द्वारा कुछ स्थाप्य कला, है ना, जैसे कि राम टेकरी मंदिर। ठीक है, अमरकंटक में, जो अमरकंटक में माई मंदिर है, वहाँ कुंड और मंदिर का निर्माण किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, राजी लोचन मंदिर का जो निर्माण है ना, राजी लोचन मंदिर का क्या करने के लिए, उनसे जो खर्चे के लिए, है ना, राजी लोचन मंदिर में क्या होता था, उसके रख रखाव के लिए जो खर्चे, है ना, उसके लिए एक गांव इन्होंने क्या किया था, दान में दिया था। ठीक है, और साथ ही संगमेश्वर शिव मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था, स्थापना करवाया था। चलिए ठीक है, इसी क्रम में इन सब चीजों को हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोगों ने बिंबाजी भोसले के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी में याद रखेंगे आप। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग बिंबाजी भोसले के बारे में पढ़ रहे थे, और लास्ट इनके समय हम लोग जो पढ़ रहे थे तो इनके जो रियासत से संबंधित, है ना, रियासत से संबंधित, जैसे कि इनके यहाँ पे आप याद रखेंगे जो रियासत जमींदारों से संबंधित थी, धमधा के जमींदार के बारे में, है ना, इनके क्षेत्र में खैरागढ़, कोरबा, कांकेर, चांपा और चांग बखार के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। तो बिंबाजी भोसले के बारे में आप लोग याद रखना, इनकी जो है 3 पत्नियां थी। कितनी, तो 3। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले के पत्नियों के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल ऐसा पेपर में ट्रेंड में देखने को मिला है कि पुत्र उनकी पत्नी से संबंधित पुस्तक, उनकी पत्नी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न, और साथ ही उनके बेटे और, है ना, पुत्री से संबंधित प्रश्न भी पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और खैर बिंबाजी भोसले की जो पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी। ठीक है, और उनके द्वारा जो आगे काम किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बिंबाजी भोसले की मृत्यु के उपरांत, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए इनकी पत्नियों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए। ठीक, तो बिंबाजी भोसले की जो पत्नियां थी, है ना, उनकी संख्या थी 3। ठीक है, बिंबाजी भोसले की कितनी पत्नियां थी, तो 3। अब देखिए नाम क्या है इनका, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बिंबाजी भोसले की कितनी पत्नियां हैं, तो 3 पत्नियां हैं। ठीक है, नाम है आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। याद रखेंगे आप लोग, है ना। बिंबाजी भोसले की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक, बिंबाजी भोसले की जब मृत्यु होती है उसके उपरांत, ठीक है, लगभग समय आपको याद रखना है 1787 से 1801। ठीक है, समय आपको याद रखना है अच्छे से। 1787 से 1801 में जो बिंबाजी भोसले के स्थान पर उनकी पत्नी, है ना, उनकी पहली पत्नी, नाम है आनंदीबाई, यह जो है सत्ता का बागडोर संभालती है। ठीक है, ये सत्ता पर काबिज रहती हैं, आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि बिंबाजी भोसले की कितनी पत्नी है, तो आपको याद रखना है 3। एक का नाम है आनंदीबाई, दूसरे का नाम है उमाबाई और तीसरे का नाम है रमाबाई। ठीक है,
अब यहाँ पे आप आनंदीबाई के बारे में देखते क्या है कि बिंबाजी भोसले की जैसी मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत 1787 से लेकर 1801 तक, ठीक है, जो बिंबाजी भोसले का शासन है वह उसमें सत्ता में आनंदीबाई काबिज होती हैं और सत्ता का जो बागडोर है, शासन तंत्र जो है वो आनंदीबाई के द्वारा चलाया जाता है। तो किसके द्वारा? तो आनंदीबाई के द्वारा। ठीक, तो ये उनकी पत्नी आनंदीबाई के बारे में आप याद रखेंगे। इसी में आप आगे अब देखते हैं उमाबाई के बारे में। ठीक है, उमाबाई के बारे में आपको याद रखना है कि बिंबाजी भोसले की मृत्यु के उपरांत ये जो है सती हो जाती हैं। आपको समय याद रखना है 1787 को ये क्या होती हैं? सती हो जाती हैं। ठीक है, सती कहने का मतलब जब पति की मृत्यु होती है तो उन्हीं के साथ, है ना, उन्हीं के साथ उनकी पत्नी का क्या होता है? मर जाना। ठीक है, जैसे पुराने समय में आप लोग क्या देखते थे, है ना, सती प्रथा चलती थी। उसमें क्या होता था, जब किसी स्त्री का पति, है ना, उनका देहांत हो जाता था, ठीक है, तो उसके साथ ही उसकी पत्नी भी क्या हो जाती थी, है ना, मृत्यु को क्या करती थी? ग्रहण कर लेती थी। इस तरीके की प्रथा जो है क्या हो कहती थी? सती प्रथा कहलाती थी। तो 1787 में आप इनकी पत्नी उमाबाई के बारे में याद रखेंगे। ये जो है क्या करती हैं? सती हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको देखने का क्या देखने को मिलेगा कि सती चौरा का क्या होता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साथ ही सती चौरा ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा रतनपुर में। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि उनकी पत्नी उमाबाई की जो क्या होती है? बिंबाजी भोसले की जैसी मृत्यु होती है, ये क्या होते हैं? उनके मृत्यु के उपरांत ही, है ना, सती हो जाते हैं। उनके साथ ही इनका भी देहांत हो जाता है और इनके ही लिए ही, इनके ही याद में सती चौरा का निर्माण किया जाता है। तो ये जो सती चौरा है इसका संबंध किससे है? तो उमाबाई से। और कहाँ? तो याद रखना है रतनपुर में। ठीक, अब इनकी देखिए, अब इनकी पत्नी का नाम है रमाबाई। रमाबाई के बारे में आप याद रखेंगे कि ये अपने पति की मृत्यु के वियोग में क्या हो जाती हैं? वन चली जाती हैं। ठीक है, रमाबाई के संबंध में आपको याद रखना है कि अपने पति की मृत्यु के वियोग में, ठीक है, रमाबाई जो है अपने पति की मृत्यु के वियोग में क्या होती हैं? वन चली जाती हैं। चलिए ठीक, अब देखते हैं इसमें आनंदीबाई के बारे में और कुछ बातें देखेंगे। आनंदीबाई जो है 1787 से 1801 तक सत्ता में काबिज होती हैं। तो उस दौरान ये, है ना, कौन कौन से काम करती हैं उसके बारे में, ठीक है, इनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो आनंदीबाई के समय आप लोग याद रखना कि सूबेदार एक नाम है ना, सूबेदार महिपत राव के बारे में। ठीक, आनंदीबाई के समय आप लोग याद रखेंगे कि सूबेदार महिपत राव के साथ इनका क्या होता है? सत्ता को लेकर संघर्ष होता है। ठीक है, देखिए मैंने इसके बाद क्या बताया था कि इनका शासन जो है ना, चार अलग अलग चरणों में देखने को मिलता है। एक भोसला शासक स्वयं यहाँ शासन करते हैं, उसके बाद सूबेदार के माध्यम से शासन किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ ब्रिटिश शासन के अधीन क्या होता है? इनका शासन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर भोसला जो है क्या करता है? पुनः भोसला शासन देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि सूबेदार महिपत राव, जब बिंबाजी भोसले जो पुरुष होते हैं उनकी मृत्यु होती है शासक की, है ना, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? इनका कोई योग्य, है ना, उत्तराधिकार नहीं होता, कोई पुरुष उत्तराधिकार नहीं होता है। तो उस समय सूबेदार जिनके माध्यम से क्या किया जाता था? शासन किया जाता था, वो जो है सत्ता को क्या करने के लिए? छीनने के लिए, अपने अधिकार में लेने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। किसके साथ? तो आनंदीबाई के साथ। तो आनंदीबाई के संबंध में आप लोग याद रखेंगे कि सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता संघर्ष होता है। क्या होता है? तो सत्ता संघर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि आनंदीबाई जब 1787 से लेकर 1801 में सत्ता में क्या होते हैं? काबिज होते हैं, सत्ता में आसीन होते हैं, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। तो उस दौरान सूबेदार महिपत राव, है ना, इनके साथ सत्ता संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसी में देखते हैं। अब इसके बाद आपको याद रखना है राम टेकरी मंदिर। कौन सा मंदिर? तो राम टेकरी मंदिर। ठीक है, राम टेकरी मंदिर में ये जो है मूर्ति के समक्ष, किसके समक्ष? तो मूर्ति के समक्ष, है ना, राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समक्ष बिंबा जी की प्रतिमा का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आनंदीबाई के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि राम टेकरी मंदिर में, है ना, राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ी हुई,
हाथ जोड़ी हुई स्थिति में बिंबा जी का, है ना, बिंबा जी भोसले का प्रतिमा का निर्माण कराते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ठीक, आनंदीबाई, है ना, जब ये सत्ता पे क्या होते हैं, आसीन होते हैं, तो उस दौरान ये जो है इनका जो है सूबेदार, याद रखना है, महिपत राव के साथ सत्ता को लेकर संघर्ष होता है। साथ ही जो राम टेकरी मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर में मूर्ति के सामने जो है हाथ जोड़ी हुई स्थिति में बिंबा जी की क्या करते हैं, प्रतिमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब बिंबा जी भोसले के शासनकाल में कुछ बातें आपको याद रखनी है। देखिए, बिंबा जी भोसले के समय आपको याद रखना है एक कोलब्रुक, क्या, तो कोलब्रुक, ये जो है एक विदेशी यात्री है। ठीक है, देखिए कोलब्रुक के बारे में आपको याद रखना है, कोलब्रुक जो है क्या है, तो एक विदेशी यात्री थे। ठीक है, इन्होंने, है ना, बिंबा जी भोसले की मृत्यु के उपरांत ऐसा वर्णन किया था कि बिंबा जी भोसले के मृत्यु से, है ना, जो रतनपुर के जो आमजन है, ठीक है, जो प्रजा है, वो क्या हुए थे, बहुत ही आहत हुए थे। क्यों कि बिंबा जी भोसले का जो काम था वो क्या था, जन कल्याणकारी था, है ना, जन कल्याणकारी था, ये लोगों के क्या भलाई के लिए काम करते थे। ठीक है, इसीलिए इसकी मृत्यु के बाद, है ना, वहाँ की जो प्रजा है, जो आमजन लोग हैं, उनको क्या होता है, बहुत दुख होता है। ऐसा बताया किसने, तो कोलब्रुक ने अपने यात्रा विवरण में बताया। कोलब्रुक ने अपने यात्रा विवरण में इन सब बातों को क्या किया है, बताया है। ठीक, आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। साथ ही 1787 में, है ना, 1787 में एक चीज और याद रखनी है आपको, विदेशी यात्री लैंकी, ठीक है, विदेशी यात्री लैंकी जो है ये क्या कर रहे थे, तो यात्रा पे थे, है ना, यात्रा पर आए थे। तो बिंबा जी भोसले के शासनकाल के दौरान 1787 में जब आनंदीबाई और, है ना, आनंदीबाई क्या करती, सत्ता संभालती 1787 से लेकर 1801 तक। तो इस दौरान, है ना, 1787 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि विदेशी यात्री, नाम है लैंकी, ये क्या करते हैं, भ्रमण पे आए रहते हैं। क्या करने पे आए रहते हैं, तो यात्रा पर आए रहते हैं। चलिए, और साथ ही इन्हीं के समय आपको याद रखना है, ठीक, चलिए इन सब चीजों को एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि बिंबा जी भोसले की पत्नियों की संख्या 3 है। ठीक है, आनंदीबाई, जैसे ही बिंबा जी भोसले की मृत्यु होती है, ठीक है, उनके सत्ता पे जो है आनंदीबाई क्या करते हैं, आसीन होते हैं, और ये जो 1787 से लेकर 1801 तक शासन से क्या करते हैं, बागडोर संभाल कर शासन चलाते हैं। ठीक है, उमाबाई के बारे में याद रखना, इनकी दूसरी पत्नी के बारे में, ये जो है क्या होती है, सती हो जाती है। जैसे ही इनको, हाँ, जैसे बिंबा जी भोसले की मृत्यु होती है, उनके साथ भी ये क्या करते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं, मौत को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इन्हीं की याद में सती चौरा का रतनपुर में निर्माण किया गया है। साथ ही रमाबाई के बारे में आपको याद रखना है कि अपने पति के वियोग में, उनके दुख में क्या होती हैं, वन चली जाती हैं। ठीक, आनंदीबाई के बारे में आप लोगों ने देखा, जैसे कि ये क्या करते हैं, बिंबा जी भोसले की मृत्यु होती है, वहां पे, ठीक है, शासन को लेकर, शासन करने को लेकर, है ना, उसके उत्तराधिकार को लेकर क्या होता है, संघर्ष देखने को मिलेगा। किनके भी, तो सूबेदार महिपत राव के बीच, है ना। साथ ही राम टेकरी मंदिर में आनंदीबाई करती क्या है कि इनके मूर्ति के सामने ही, है ना, और जो बिंबा जी भोसले हैं उनके हाथ से जुड़ी हुई प्रतिमा का ये निर्माण कराती हैं। साथ ही 1887 में, है ना, उस समय आपको कुल यात्री देखने को मिलेंगे, जैसे कोलब्रुक, ये क्या करते हैं, अपने यात्रा विवरण में लिखते हैं कि बिंबा जी भोसले की मृत्यु से वहाँ के जो आम लोग हैं उनको क्या होता है, बहुत ही दुख होता है ना, वो सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि इनका कार्य जो है जन कल्याणकारी था, लोगों के कल्याण के लिए ये काम करते थे। साथ ही 1787 में आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि एक विदेशी यात्री जो लैंकी है, ये क्या करते हैं, यात्रा करते रहते हैं। ठीक, चलिए ये सब बातें यहाँ तक हो गई। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखना, कुछ पदाधिकारी होते हैं, है ना, बिंबा जी भोसले के समय कुछ पदाधिकारी होते हैं जिनको किस नाम से पुकारा जाता था, है ना, कि कौन कौन से पद के लिए, जैसे कि अलग अलग इनके शासन के जो प्रशासनिक पद के लिए किन किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, कौन से पद किस काम के लिए क्या किए गए थे, चुने गए थे। ठीक है, इसी में चलिए हम लोग आगे देखते हैं जो इनके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, बिंबा जी भोसले के जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको घोड़ो महादेव के नाम से जाना जाता है।
ठीक, तो इनके समय में आपको याद रखना है जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी ये कौन थे, तो नाम याद रखना है घोड़ो महादेव, घोड़ो महादेव, ठीक है। घोड़ो महादेव नाम के व्यक्ति जो है ना, बिंबाजी भोसले के समय जो उनके प्रशासनक का है ना, उनके प्रशासन का जो बिंबाजी भोसले के समय क्या हुआ कि उनके प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, ठीक है, उनका नाम है घोड़ो महादेव। साथ ही इनके जो सह सलाहकार थे, क्या, तो सह सलाहकार, इनका नाम है मसार नीलहे, ठीक है, क्या नाम है, तो मसार नीलहे। साथ ही आप देखेंगे कि इनके जो राज पंडित होते हैं, ठीक है, राज पंडित, इनके नाम है कृष्ण भट्ट उपाध्याय, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, सुम एक वैसा नीट पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी नाम है घोड़ो महादेव, सह सलाहकार जो है मसार नीलहे, और राज पंडित जो है कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ठीक है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके किले का जो प्रमुख होता है उनका नाम, ठीक है, तो किले का प्रमुख जो अधिकारी होता है इसका नाम है रामचंद्र बख्शी, ठीक है, रामचंद्र बख्शी, ठीक है। देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि भोसला वंश में जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं नाम है घोड़ो महादेव, जो सह सलाहकार होते हैं नाम है मसार नीलहे, उसी प्रकार जो इनके राज पंडित नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है कृष्ण भट्ट उपाध्याय, और किला प्रमुख जो है वो है रामचंद्र बख्शी। चलिए ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं, और जो इनको लेखा जोखा देखते थे है ना, राजस्व से संबंधित कार्यों का, उनका नाम है माधव रामचंद्र मजूमदार, क्या, तो माधव रामचंद्र मजूमदार, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि इनके लेखा जोखा जो देखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है माधव रामचंद्र मजूमदार। साथ ही इनके राजस्व से संबंधित जो चीजें होती हैं, ठीक है, इनके राजस्व से संबंधित जो चीजें होती थी इसको कृष्णा जी नामक व्यक्ति देखते थे, कौन, तो कृष्णा जी नामक व्यक्ति देखते थे। साथ ही इनके जो सेनापति हैं है ना, उनका नाम है नीलू पंडित, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। इनके जो सेनापति हैं उनका नाम क्या है, तो नीलू पंडित, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं, तो इनके सेना विभाग का जो प्रमुख होता है उनका नाम है कादर खां, ठीक है, ये पिक्चर वाला नहीं है जी, इनके जो सेना विभाग का प्रमुख होता है उनका नाम होता है। इसी में जो शासन में जो प्रमुख होता है, ठीक है, इन्हीं में जो शासन में जो प्रमुख होता है उनका नाम है महमूद खां, क्या, तो महमूद खां। साथ ही इनके जो सर सेनापति होते हैं, सर सेनापति, उनका नाम है पांडुरंग, क्या, तो पांडुरंग। चलिए इसी में आप लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि भोसला जो शासन चलता है आपका बिंबाजी भोसले के मृत्यु के उपरांत, है ना, और बिंबाजी भोसले जब जीवित थे उस समय, है ना, जब इन्होंने क्या पदभार ग्रहण किया था अपने यहाँ, तो उसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा कि इनके जो प्रशासनिक तंत्र में, है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र में कुछ प्रमुख व्यक्ति देखने को मिलते हैं, और जो जैसे कि इनके जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका नाम है घोड़ो महादेव, उसी प्रकार जो सह सलाहकार है उनका नाम है मसार नीलहे, जो राज पंडित होते हैं इनके समय में, है ना, राज पंडित, ठीक है, वो क्या करते थे, पूजा अर्चना, और साथ ही जो भूमि से संबंधित चीज़ों में, है ना, जो भूमि का पूजा पाठ करना, साथ ही कुछ अधिकार क्षेत्र हैं वहाँ पे पूजा पाठ करना, इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके पूजा पाठ करना, ठीक है, इन सब चीज़ों का कार्य जो है वो देखते थे। इसी में जो इनके किले का प्रमुख था, क्योंकि इनका शासन क्षेत्र में, है ना, क्या किया जाता था उस समय के, है ना, हर शासन के वंश में ऐसा देखने को मिला है, ठीक, कि वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे, है ना, जो बाह्य आक्रमण या अन्य चीजें, जैसे कि किसी प्रकार का बाह्य आक्रमण हो गया या जीव जंतु से, है ना, सुरक्षा के लिए क्या करते, किले का निर्माण करते थे। तो किले का जो प्रमुख होता था देख रेख करने वाला, उनका नाम था रामचंद्र बख्शी। उसी प्रकार इनका जो लेखा जोखा रखते थे, है ना, जो सरकारी कागज का देख रेख करते थे, उनका नाम है माधव रामचंद्र मजूमदार। और इनके समय में जो राजस्व से काम संबंधी देखते थे उनका नाम है कृष्णा जी। और जो सेनापति होते हैं उनका नाम है नील पंडित, बहुत ही नीलू पंडित, है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ ही जो सेना विभाग का प्रमुख होता है उनका नाम है कादर खां, और
जो शासन का जो प्रमुख होता है उनका नाम था महमूद खां, और जो सर सेनापति होते थे उनका नाम क्या है, पांडुरंग। ठीक है, जो सर सेनापति होते हैं उनका नाम है क्या है, पांडुरंग। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्या तो याद रखनी है। चलिए ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। ठीक है, देखो ये बातें हो गई किनके बारे में, बिंबाजी भोसले और उनकी पत्नी आनंदीबाई भोसले के बारे में। ठीक, चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगले जो शासक आते हैं जिसका नाम है चिमणाजी भोसले। ठीक है, चिमणाजी भोसले। ठीक, अब देखिए, ठीक, तो बिंबा जी के बारे में आपको याद रखना है। उनके बाद उनकी क्या पत्नी जो है क्या करती हैं, शासन करती हैं। देखियो, चिमणाजी भोसले के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि बिंबाजी भोसले। ठीक है, क्या याद रखना है आपको बिंबाजी भोसले के बारे में, ये जो है अपने भतीजे भाई, ठीक है, अपने भतीजे भाई मुधो जी के द्रुति पुत्र, ठीक है, मुधो जी के द्रुति पुत्र चिमना जी को है ना, इनको क्या करते हैं, गोद लेते हैं। लेकिन 1788 में, ठीक है, चिमना जी को जो है गोद लिया जाता है किनके द्वारा, तो बिंबाजी भोसले के द्वारा। वो उनके क्या है, भतीजे भाई होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है 1788 को इनका रहस्यमय तरीके से क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। ठीक है, 1788 को आप क्या देखते हैं कि चिमना जी भोसले का रहस्यमय तरीके से मौत हो जाता है। और इसके पीछे जो है ऐसी आशंका जताई जाती है कि इनके बड़े भाई रघुजी द्रुति का हाथ होता है। ठीक है, और इनके ही समय याद रखना है, चिमना जी भोसले की समय जो शासन का बागडोर था, सत्ता जो है किसके हाथ में आती है, ये आती है आनंदीबाई के हाथ में। किसके नाम हाथ में, तो आनंदीबाई के हाथ में। ठीक है, अब यहाँ पे चिमना जी भोसले के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का। इंपॉर्टेंट है ना, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार जो है चिमना जी भोसले के द्वारा कराया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो सिरपुर का जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार जो है ये ना चिमना जी भोसले के द्वारा कराया गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, तो चिमना जी भोसले के बारे में बस इतनी बातें आपको याद रखनी है कि ये जो है क्या हुए थे, बिंबा जी भोसले ने इनका जो भतीजे भाई है ना, उनका क्या किया था, गोद लिया हुआ था। तो 1788 में इनका रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाता है, जिसका आशंका इनके बड़े भाई रघुजी द्रुति की ओर तक क्या होता है, जाता है। और जो सत्ता है इसके बाद इन्हीं के समय आनंदीबाई के हाथ में आती है। साथ में ये जो है सिरपुर के जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है उसका क्या करवाते हैं, तो जीर्णोद्धार करवाते हैं। चलिए, ये बातें हो गई चिमना जी भोसले के बारे में। ठीक है, इसी में आगे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं, संडे का इश्यू है, मैं चलता हूँ। हाँ बात हो तो बताएं, आप फोन कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। अब चलिए, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। अब पढ़ते हैं हम लोग व्योम जी भोसला के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे व्योम जी भोसला के बारे में। ठीक है, चलिए आज देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू है रहेगा, है ना, वीडियो में। व्योम जी भोसले के बारे में याद रखना है 1788 को, कब, 1788 को इनको छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रभार इनको सौंपा जाता है। ठीक है, साथ ही इन्होंने धुरंधर की उपाधि प्राप्त कर रखी हुई थी। किसकी, तो धुरंधर की। इन्होंने धुरंधर की उपाधि क्या है, तो प्राप्त कर रखी हुई थी। ठीक है, और दिया किसने था, तो रघुजी द्रुति ने। याद रखना है, रघुजी द्रुति ने। ठीक, व्योम जी भोसले के बारे में आपको याद रखना है कि 1788 को इनको छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है। साथ ही है ना, इनको धुरंधर की उपाधि क्या किए हुए थे, ग्रहण किए हुए थे। और इन्हें रघुजी द्रुति ने धुरंधर की उपाधि क्या किया था, तो प्रदान किया था। और छत्तीसगढ़ को है ना व्योम जी भोसले के जागीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, व्योम जी भोसले को आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का जागीर के नाम से कहा जाता था, बुलाया जाता था या जाना जाता था।
व्योम जी भोसले को आपके बारे में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में आकर शासन नहीं करते थे, बल्कि नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का शासन करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ में ये जो है अप्रत्यक्ष शासन करते थे। ठीक है, तो व्योम जी भोसले के बारे में आप लोग क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आकर शासन नहीं करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आकर शासन ये नहीं करते हैं, बल्कि नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का शासन करते हैं। कहाँ से? तो नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का शासन करते हैं। इसका मतलब क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है अप्रत्यक्ष शासन करते हैं। कैसा? तो अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। ठीक है, व्योम जी भोसले के बारे में यहाँ पे देखा कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में क्या तो शासन करते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो है अपने जो राजनीति का केंद्र है, ठीक है, व्योम जी भोसला जो है इनका जो राजनीति का केंद्र है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का रतनपुर ना होकर नागपुर होता है। ठीक, तो व्योम जी भोसला के बारे में आप याद रखेंगे, इनकी जो राजनीति का केंद्र है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ का रतनपुर ना होकर, ठीक है, महाराष्ट्र का क्या होता है? नागपुर होता है। ठीक है, साथ ही व्योम जी भोसला के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये सूबा शासन के संस्थापक होते हैं। किसके? तो सूबा शासन, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सूबा शासन के संस्थापक। ठीक है, ऐसा पेपर में पहले भी पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे सूबा शासन के संस्थापक होते हैं कौन? तो व्योम जी भोसले। ठीक है, साथ ही इन्होंने 14 जो जमींदार होते हैं, ठीक है, जो उस समय 14 जमींदारी होती है, उनको सामंत राज्य का दर्जा भी व्योम जी भोसला के द्वारा क्या किया जाता है? तो प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो 14 जमींदारी होती है व्योम जी भोसले के समय, है ना, उन 14 जमींदारी को, उन 14 जमींदार वाले क्षेत्र को ये सामंत राज्य का दर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, सामंत राज्य का दर्जा इनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ठीक, तो व्योम जी भोसले के बारे में यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि 1788 को ये छत्तीसगढ़ का क्या करते हैं? प्रभार इनको सौंपा जाता है। ये धुरंधर की उपाधि क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और धुरंधर की उपाधि इनको रघुजी द्रुति के द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ को व्योम जी भोसले का जागीर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आएगा। ये छत्तीसगढ़ में आकर या छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रहकर शासन नहीं करते थे, बल्कि ये नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का शासन करते थे। साथ ही याद रखना, इसका मतलब यह है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। इनकी जो राजनीति का केंद्र छत्तीसगढ़ का रतनपुर ना होकर नागपुर हुआ है। साथ ही जो सूबा शासन के जो है क्या करते हैं? संस्थापक हैं। याद रखना है कि सूबा शासन के जो संस्थापक कौन है? तो यह है व्योम जी भोसले। साथ ही है ना, जो 14 जमींदार हैं, ठीक है, इनके समय में जो 14 जमींदार होते हैं, उनको सामंत राज्य का दर्जा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसी समय आपको याद रखना है बिंद्रा नवागढ़। क्या? तो बिंद्रा नवागढ़, इसके जमींदार जो है, ठीक है, जो सामंत राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले पत्र में क्या करते हैं? हस्ताक्षर नहीं कर पाते। तो बिंद्रा नवागढ़ को जमींदार जो है क्या होता है? वो सामंत राज्य नहीं बन पाता, और वो जो है जमींदार का जमींदार ही रह जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि 5 जून 1885, याद रखना है आपको डेट, 5 जून 1885 को, है ना, 5 जून माफ करिएगा, 5 जून 1855 को, ठीक है, 5 जून 1855 को ये जो है नागपुरी रुपया को हटा देते हैं। किसको? तो नागपुरी रुपया को हटा देते हैं। ठीक है, 5 जून 1855 को क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है नागपुरी रुपया को हटा देते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना, ये इन सब चीज़ों को आप मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए। चलो लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि व्योम जी भोसला, है ना, 1788 इनको छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है। साथ ही इनको धुरंधर की उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा? तो याद रखना है, नाम है रघुजी द्रुति के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जागीर, है ना, इनके शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था,
ठीक है, व्योमजी भोसले के समय, उसमें छत्तीसगढ़ को इनका जागीर के नाम से कहा जाता था या पुकारा जाता था। साथ ही ये कभी छत्तीसगढ़ आके क्या करते हैं, शासन नहीं करते हैं, है ना, ये रतनपुर क्षेत्र में आके शासन नहीं करते हैं, बल्कि ये नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का क्या करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। और जो सूबा शासन की, है ना, जो व्यवस्था है वो चालू की गई किनके द्वारा, तो व्योमजी भोसले के द्वारा। इसीलिए व्योमजी भोसले को सूबा शासन का संस्थापक कहा जाता है। साथ ही आप याद रखेंगे इनके राजनीति का केंद्र जो है छत्तीसगढ़ उस समय नहीं रहा, ठीक है, उनका राजनीति का जो प्रमुख केंद्र होता है वो नागपुर क्षेत्र ही होता है। ठीक, और आगे आप लोगों ने देखा कि 14 जमींदार जो इनके क्षेत्र में शासन काल के समय शासन करते रहते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, सामंत राज्य का दर्जा इनके द्वारा दिया जाता है। और एक जमींदार जो बिंद्रा नवागढ़ का होता है, ये जो है सामंत राज्य वाले पत्र में इनका हस्ताक्षर न हो पाने के कारण वो जमींदार ही बनाए रहते हैं। साथ ही 5 जून 1855 को याद रखना है, ये जो है नागपुरी जो है रुपया का क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, है ना, नागपुरी रुपया को हटा देते हैं, बंद कर देते हैं। अब इसी में आपको एक नाम याद रखना है, महारसिया, ठीक है, क्या नाम है, महारसिया। इनके बारे में याद रखना कि ये नवागढ़ के जमींदार होते हैं। कहाँ, तो नवागढ़ के जमींदार, ठीक है, महारसिया जो है नवागढ़ के जमींदार होते हैं। और ये जो है नवागढ़ में अशांति मचाते हैं, ठीक, उत्पाद मचा के रख देते हैं, जिसके कारण जो यहाँ पे व्योमजी भोसला है इनको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जेल में डाल देते हैं। ठीक है, तो महारसिया के बारे में याद रखना कि नवागढ़ के क्या होते हैं, जमींदार होते हैं। और ये जो है अपने नवागढ़ जो जमींदारी वाला क्षेत्र है वहाँ क्या करते हैं, शासन के विरुद्ध, है ना, व्योमजी भोसला के जो शासक होते हैं इनके विरुद्ध काम करने लगते हैं, उत्पाद मचाते हैं, जिसके कारण व्योमजी भोसला के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, अस्थायी रूप से जेल में डाल दिया जाता है। और इनके ही समय आपको सावंत भारती का मामला भी देखने को मिलता है। ठीक है, सावंत भारती का मामला भी इनके ही समय आपको व्योमजी भोसला के समय ही क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो सावंत भारती का मामला भी आपको व्योमजी भोसला के समय क्या होता है, देखने को मिलेगा। ये जो है सावंत भारती, आपको याद रखना है, ये विद्रोही प्रवृत्ति के क्या होते हैं, आदमी होते हैं। ठीक है, ये शासन के अगेंस्ट, है ना, शासन के अगेंस्ट बहुत सारे काम करते हैं, उस क्षेत्र में उत्पाद मचा के रख देते हैं, जिसके कारण व्योमजी भोसला जो है, ठीक है, परेशान रहते हैं इनसे। और इनके खिलाफ किसी तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई उस समय देखने को, इसलिए हाँ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, लेकिन ये क्या होते हैं, उनके हाथ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो सावंत भारती मामला जो है व्योमजी भोसले के शासनकाल में क्या होता है, बहुत ही चर्चित रहता है। क्यों चर्चित रहता है कि याद रखना है, ये क्या होता है, विद्रोही प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, है ना, ये शासन के जो काम होते हैं उसमें बहुत अटकने, है ना, अड़चने क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रशासनिक में जो सुचारू रूप से काम चलता रहता है उसे, ठीक है, उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण क्या होते हैं, चर्चित होते हैं। और इसी समय 1818 में आपको याद रखना है जेनिक्स। ठीक है, ये नाम याद रखना, ठीक, 1818 में, है ना, ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं। ठीक, ये नाम आप याद रखेंगे, 1818 में छत्तीसगढ़ की ये क्या करते हैं, तो यात्रा करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीजें देखी, जिसमें पहला चीज आप लोगों ने क्या देखा कि महारसिया जो है क्या होते हैं, नवागढ़ के जमींदार होते हैं, और ये थोड़े से क्या होते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, जिसको, है ना, जो शासन के काम, जो सुचारू काम चल रहा था उसमें व्यवधान डालने के लिए व्योमजी भोसला के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही सावंत भारती का मामला आपको क्या होता है, यहाँ देखने को मिलेगा, ये अपने विद्रोही प्रवृत्ति के कारण क्या होते हैं, चर्चित होते हैं। और 1818 में जो ब्रिटिश रेसिडेंट है, नाम है जेनकिंस, ये जो है छत्तीसगढ़ की क्या करते हैं, तो यात्रा करते हैं। और साथ ही याद रखना ये जो है 3 बार छत्तीसगढ़ इस दौरान आते हैं। ठीक है, 1818 में आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ का 3 बार यात्रा जेनकिंस के द्वारा, जो ब्रिटिश रेजिडेंट है, उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही 1790 का समय आपको याद रखना है, इस समय यूरोपीय यात्री, है ना, नाम क्या है, तो नाम है फॉरेस्टर। ये जो है छत्तीसगढ़ आते हैं।
ठीक, तो 1790 का आपको समय याद रखना है। उस समय यूरोपीय यात्री है ना, फॉरेस्टर जो है छत्तीसगढ़ आते हैं। साथ ही यहाँ पे आपकी 2-3 चीजें और ध्यान रखेंगे कि जो 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट नाम है जेनकिंग्स, ये छत्तीसगढ़ आए लगभग कितने बार, 3 बार ये यात्रा करते हैं। उसी प्रकार 1790 में जो यूरोपीय यात्री है फॉरेस्टर, ये जो है क्या करते हैं, इस क्षेत्र का यात्रा करते हैं। और शासनकाल किसके समय, तो याद रखना है व्योमजी भोसला के समय। ठीक है, शासनकाल किसके समय, तो आपको याद रखना है व्योमजी भोसला के समय में। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको याद रखना है ब्लंट का नाम। ठीक है, इसको मिस्टर जेटी ब्लंट, ठीक है, मिस्टर ब्लंट का नाम आपको याद रखना है। ये जो है 31 मार्च, तारीख याद रखना है 31 मार्च 1795 को रायपुर, ठीक है, 31 मार्च 1795 को रायपुर तथा 13 मई 1795 को रतनपुर की यात्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आप याद रखेंगे, नाम है मिस्टर ब्लंट का। ठीक है, मिस्टर जेटी ब्लंट इनका पूरा नाम है। तो ये जो है 31 मार्च 1795 को रायपुर की यात्रा करते हैं। साथ ही 13 मई 1795 को ये रतनपुर की यात्रा करते हैं। ये सारी बातें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो व्योमजी भोसले के बारे में। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके समय में जो युद्ध हुआ रहता है, जो विस्तार हुआ रहता है, साम्राज्य विस्तार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनके थोड़ी देर पहले हम लोगों ने राज पंडित के बारे में पढ़ा था। नाम है नीलू पंडित, याद रखना है क्या नाम है, तो नीलू पंडित। ठीक, तो इनके जो राज पंडित होते हैं व्योमजी भोसला के, नाम है नीलू पंडित। आपको समय यहाँ पे याद रखना है 1770 ईस्वी। ठीक, कब, तो 1717, माफ करिएगा 1770 ईस्वी। ठीक है, नीलू पंडित के नेतृत्व में 1770 ईस्वी में आपको याद रखना है बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ, तो बस्तर क्षेत्र में। ठीक, दलपत देव, क्या नाम याद रखना है, दलपत देव। इनके द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ठीक है, तो नीलू पंडित के नेतृत्व में 1770 में, ठीक, नीलू पंडित के नेतृत्व में 1770 में, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में, हाँ, दलपत देव के द्वारा, है ना, आक्रमण कौन करता है, तो दलपत देव करता है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में। और जो व्योमजी भोसला की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, तो आपको याद रखना है उनके जो राज पंडित है नीलू पंडित। और साथ ही इन्हीं के शासनकाल में, व्योमजी भोसला के शासनकाल में आपको कोटपाड़ की संधि देखने को मिलेगी। किसकी, तो कोटपाड़ की संधि। ठीक है, आपको याद रखना है व्योमजी भोसला के शासनकाल में ही कोटपाड़ की संधि आपको देखने को मिलती है। और ये डेट है, आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1778 को, 6 अप्रैल 1778 को आपको कोटपाड़ की संधि देखने को मिलती है। और इसी से संधि के तहत इसी संधि के तहत जो बस्तर क्षेत्र है वह क्या होता है, छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बनता है। ठीक है, इसी संधि के साथ जो बस्तर क्षेत्र है वो क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन जाता है। इन चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, 6 अप्रैल 1778 को इसी संधि के तहत बस्तर क्षेत्र जो है क्या होता है, छत्तीसगढ़ अभिन्न अंग बनता है। साथ ही काकती वंशी शासक, आपको नाम याद रखना है। ठीक, काकती वंशी शासक नाम है महिपाल दो। नाम क्या है, तो महिपाल दो। ये जो है इनको कर देने, टकोली देने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, जो काकती वंशी शासक नाम है महिपाल देव, ये जो है व्योमजी भोसला को क्या करने के लिए, तो कर देने, टकोली देने से इनकार कर देते हैं। जिसके कारण इनके सेनापति, किनके सेनापति, तो व्योमजी भोसले के समय सेनापति नाम है रामचंद्र बाग। नाम क्या है, तो रामचंद्र बाग। ठीक है, नाम आपको याद रखना है रामचंद्र बाग। इनके नेतृत्व में 1809 में, इनके नेतृत्व में 1809 में बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है। ठीक है, देखिए काकती वंशी शासक नाम है महिपाल देव। ये जो है टकोली जब कर देने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। तो इनके जो सेनापति हैं नाम है रामचंद्र बाग।
इनके द्वारा 1809 में इनके क्षेत्र में क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और आक्रमण किया जाता है और आक्रमण कर क्या किया जाता है, बाध्य कर दिया जाता है टकोली देने के लिए। बाध्य कर दिया जाता है किस लिए, तो टकोली देने के लिए। ठीक है, बाध्य कर दिया जाता है किस लिए, तो टकोली देने के लिए। साथ ही ये क्या करते हैं, सिहावा क्षेत्र को नियंत्रण में ले लेते हैं। साथ ही सिहावा जो क्षेत्र होता है उसको ये अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। ठीक है, क्या, तो सिहावा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और व्योमजी भोसले की मृत्यु जो है ये होती है 1811 को। ठीक है, व्योमजी भोसले की मृत्यु जो है 1811 को होती है बनारस यात्रा के दौरान। किस दौरान, तो बनारस यात्रा के दौरान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो व्योमजी भोसले की मृत्यु 1811 में होती है ना, बनारस यात्रा के दौरान। साथ ही आपको मैंने जैसे ही बताया था, है ना, कि 4 चरणों में यहाँ पे मराठों का या भोसलों का शासन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ सूबेदार के नाम जो क्या करते हैं, इनके शासनकाल के दौरान शासन करते हैं। ठीक, व्योमजी भोसले के समय, है ना, जो सूबेदार होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, कुछ सूबेदार हैं, है ना, और इनका आप समय भी देख लेंगे क्योंकि आजकल पेपर में, है ना, सूबेदार का एक क्रम पूछा जाता है। तो कौन से सूबेदार कौन से समय में क्या कर रहे थे, उनके द्वारा शासन शासित किया जाता था। ठीक, तो यहाँ पे सूबेदार हैं, आपको याद रखना है नाम, और मैं यहाँ पे उनका समय जो लिख देता हूँ, है ना, शासन करने वाला जो समय होता है उसके बारे में। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, पहला है महिपत राव दिनकर। ठीक, पहला नाम आपको याद रखना है महिपत राव दिनकर। ये जो है 1788 से लेके 1790 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक, पहले सूबेदार आपको याद रखना है, नाम है महिपत राव दिनकर। ये जो है 1788 से लेके 1790 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। उसी प्रकार दूसरा नाम है विठल राव दिनकर। ये जो है 1790 से लेके, आपको याद रखना है 1790 से लेके 1796 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक, दूसरा नाम आपको याद रखना है विठल राव दिनकर का। ये 1790 से लेके 1796 तक शासन करते हैं। साथ ही तीसरा नाम आपको याद रखना है भवानी कालू का। ठीक है, तीसरा नाम आपको याद रखना है भवानी कालू का। किसका, तो भवानी कालू का। ये जो है 1796 से लेके 1797 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक, तीसरा सूबेदार का नाम याद रखना है आपको भवानी कालू का। 1796 से लेकर 1797 तक शासन करते हैं। साथ ही इसमें जो चौथा नाम है वो है केशव गोविंद। ठीक है, चौथा नाम कौन है, तो केशव गोविंद, आपको याद रखना है। ठीक, चौथा नाम कौन सा है, तो आपको याद रखना है केशव गोविंद। ठीक है, ये 1797 से लेके 1808 तक शासन करते हैं। कब तक, तो 1808 तक। इसी में जो अगला और पांचवा नाम है यह है बिंको जी पिंडरी का। और ये जो है 1808 से लेके 1809 तक शासन करते हैं। ठीक है, इसी में अगला नाम जो है छठवा है, ये है बीका जी। क्या नाम है, बीका जी या भीखा जी गोपाल। बीका जी या भीखा जी गोपाल, ये जो है 1809 से लेके 1817 ईस्वी तक शासन करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या देखने को मिला, ठीक, कि व्योमजी भोसले के शासनकाल के दौरान जो सूबेदार होते हैं, ठीक है, किन किन सूबेदार के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, उसके बारे में। तो इसमें है महिपत राव दिनकर। ठीक है, ये 1788 से लेकर 1790 के बीच शासन करते हैं। उसी प्रकार विठल राव दिनकर 1790 से लेकर 1796 तक ये सूबेदारी करते हैं।
और तीसरा नाम है भवानी कालू जो अगले हैं, ये है 1796 1797 तक शासन करते हैं। उसी प्रकार चौथे जो नाम है केशव गोविंद, ये 1797 से लेकर 1818 तक क्या करते हैं, सूबेदारी का काम करते हैं। और इसी में आगे है बिंकोजी पिंडरी, ये 1808 से लेकर 1809 तक सूबेदारी का काम करते हैं। और अंतिम होते हैं बीकाजी और भिखाजी गोपाल, इनके शासनकाल के दौरान 1809 से लेकर 1817 तक ये शासन करते हैं। ठीक, चलिए ये हो गई यहाँ तक की बातें। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है उनका नाम है पुरुषजी, है ना, पुरुषजी, या इन्हीं को परसोजी भोसले भी कहते हैं। ठीक है, या इन्हीं को परसोजी भोसले के नाम से जाना जाता है। चलिए, इनके शासनकाल में कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनके शासनकाल में आपको एक दो चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, रघुजी द्रुति, ठीक है, रघुजी द्रुति क्या करते हैं इनके शासनकाल में, अपने हाथ में सत्ता को लेते हैं। ठीक, पुरसोजी परसोजी भोसले के बारे में आपको याद रखना है कि जैसे ही ये जो महिपत राव दिनकर है, विठल राव दिनकर है, भवानी कालू, केशव गोविंद और बिंकोजी पेंड्री और बीकाजी और भिखाजी गोपाल, ठीक है, ये जो क्या करते हैं, व्योमजी भोसले के समय क्या होते हैं, सूबेदार होते हैं। और जैसे ही व्योमजी भोसले की मृत्यु होती है, ठीक है, रघुजी भोसले द्रुति जो है क्या करते हैं, सत्ता प्रशासन को अपने हाथ में लेते हैं। साथ ही रघुजी द्रुति की जो 22 मार्च 1816 को मृत्यु उपरांत उनके पुत्र नाम है पुरसाजी और परसोजी भोसले, इन्होंने क्या किया, शासन को अपने हाथ में लिया। तो देखिए, पुरसाजी और परसोजी, इसको बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है पुत्र होते हैं किनका तो व्योमजी भोसले के। साथ ही पुरसोजी की शासन चलाने में सक्षम न होने के कारण रघुजी द्रुति ने अप्पा साहेब व्योमजी के पुत्र को सहयोग करने के लिए कहा। ये जो है इनके बारे में कुछ चीजें हैं। ठीक है, एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा को देखते हुए। 26 नवंबर 1817, इस डेट को आप याद रखना। ठीक है, पुरसाजी या परसोजी भोसले के बारे में 26 नवंबर 1817 को आपको डेट याद रखना है। इस दौरान अंग्रेजी सेना और अप्पा साहेब, ठीक है, 26 नवंबर 1817 को अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब के मध्य सीता बारडी, ठीक है, सीता बरडी या सीता बारडी का आपको क्या देखने को मिलेगा, लड़ाई देखने को मिलता है। ठीक, युद्ध। ठीक, देखो, पुरसाजी या परसोजी भोसले, ठीक है, ये व्योमजी भोसले इनके पिता होते हैं। जैसे उनकी मृत्यु होती है, ये क्या करते हैं, सत्ता का शासन अपने हाथ में लेते हैं। ठीक है, इनके हाथ में क्या होता है, प्रशासन आ जाता है। और इनके जो सहयोगी होते हैं अप्पा साहेब, ठीक है, अप्पा साहेब क्या करते हैं, इनके सहयोगी होते हैं। तो 26 नवंबर 1817 को इनके शासनकाल के दौरान अंग्रेजों और अप्पा साहेब के मध्य लड़ाई होता है और वो सीताबर्डी नामक स्थान पे होता है, जिसके कारण इसको सीताबर्डी युद्ध कहा जाता है। और इसमें जो है अंग्रेजी सेना क्या होती है, जीत जाती है, और अप्पा साहेब जो है पूरी तरीके से या बुरी तरीके से क्या होते हैं, परास्त होते हैं, हार जाते हैं। और साथ ही आपको इसी में याद रखना है 1818 ईस्वी को अप्पा साहेब को उनके पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, अप्पा साहेब को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, 1818 ईस्वी को आपको देखने को मिलेगा कि जो अप्पा साहेब होते हैं उनको पद से हटा दिया जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा परुषाजी और परसोजी भोसले के बारे में। ठीक है, यहाँ 26 नवंबर 1817 को आप देखते हैं कि अंग्रेजों और पुरसाजी और परसोजी भोसले के जो समर्थक होते हैं, नाम है सहयोगी अप्पा साहेब, इनके मध्य सीताबर्डी का युद्ध देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी सेना अप्पा साहेब के मध्य युद्ध होता है और इसमें अप्पा साहेब जो बुरी तरीके से युद्ध को क्या होते हैं, हार जाते हैं।
और आगे आपको 1818 में देखने को मिलता है कि अप्पा साहब को उनके पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। साथ में आपको याद रखना कि प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं होने के कारण, ठीक है, इसके बाद जो है पुरसो जी या परसो जी भोसले जो है इस दौरान क्या होते हैं, इतने सक्षम नहीं रह पाते कि वो अपने शासन का क्या कर सके, बागडोर संभाल सके। तो शासन जो है ये किसको हस्तांतरित करते हैं, अप्पा साहब को, ठीक है। और 1 फरवरी 1817 को जो है अप्पा साहब पुरसा जी या परसो जी को क्या करते हैं, षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करवा देते हैं और शासन जो है अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इस दौरान आपको देखने को क्या मिलेगा कि पुरसा जी या परसो जी के जो सहयोगी होते हैं अप्पा साहब, ठीक है, ये जो है क्या करते हैं, जो शासन का राजतंत्र जब इनके हाथ में आता है, ठीक है, शासन का क्या तो राजतंत्र जब इनके हाथ में आता है तो उनके सहयोगी कौन रहते हैं, अप्पा साहब रहते हैं। तो 26 नवंबर 1817 को जब अंग्रेजों अप्पा साहब के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अप्पा साहब जो बुरी तरीके से क्या होते हैं, युद्ध में पराजित हो जाते हैं, ठीक है। अप्पा साहब जो है युद्ध में बुरी तरीके से क्या पराजित हो जाते हैं और उसके बाद 1818 को अप्पा साहब को क्या कर दिया जाता है बाद में, ठीक है, इनके पद से हटा दिया जाता है। ये जो है जैसे ही पुरसो जी और परसो जी इसी दौरान क्या होते हैं, इतने सक्षम नहीं रह पाते कि वो प्रशासन क्या कर सके, संभाल सके, है ना, प्रशासन का क्या कर सके, सुचारू रूप से उसका संचालन कर सके। तो अप्पा साहब जो उनके सहयोगी होते हैं, इनके द्वारा इनकी हत्या का क्या किया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है और अप्पा साहब के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो है शासन का जो राजतंत्र है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, कौन, तो अप्पा साहब, ठीक है। चलिए अब हम लोग अप्पा साहब के बारे में देखते हैं कि जब वो क्या करते हैं, शासन को अपने हाथ में लेते हैं, उसके बाद वो किस तरीके से शासन करते हैं, ठीक। तो इसके बाद आपको याद रखना है अप्पा राव के बारे में, ठीक है, ये उनके ही बारे में है। चलिए ठीक, ये क्या करते हैं, पुरसा जी या परसो जी की हत्या कर देते हैं, ठीक है। ठीक, अप्पा राव के या अप्पा साहब के बारे में याद रखना है, ये पुरसा जी या परसो जी की हत्या करा देते हैं, उसके बाद शासन क्या करते हैं, अपने हाथ में लेते हैं। साथ ही इनके शासनकाल के दौरान, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के सूबेदार हैं, ठीक, आपको याद रखना है नाम, इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के जो सूबेदार होते हैं, नाम है सखाराम हरी, साथ ही सीताराम टाटिया और यादव राव दिवाकर, ठीक है। यहाँ पे आपको याद नाम रखना है, यादव राव दिवाकर, ठीक। तो इनके शासनकाल में अप्पा राव साहब के जो शासनकाल में, इसके दौरान आपको छत्तीसगढ़ में, है ना, कुछ सूबेदार जो काम करते हुए दिखेंगे, नाम है सखाराम हरी, सीताराम टाटिया व यादव राव दिवाकर, ठीक है, वह यादव राव दिवाकर, ठीक। और इनका युद्ध आपको देखने को मिलता है 26 नवंबर 1817 को, जब अंग्रेजों और इनको मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें अप्पा साहब क्या होते हैं, बुरी तरीके से पराजित होते हैं। उसके बाद 1818 में इन्हें इसके पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और ठीक है, और जैसे ही 1818 में इनको क्या कर दिया जाता है, इनके पद से हटा दिया जाता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है, ठीक है, अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है, ठीक। अंग्रेजों का शासन क्या देखने को मिलेगा आपको, स्थापित हुआ देखने को मिलता है, ठीक। चलिए ये बातें हो गई अप्पा राव के बारे में। ठीक, अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सूबेदार, है ना, सूबेदार शासन के बारे में देखा कि कौन कौन से सूबेदार किस किस समय काम करते थे। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग कुछ सूबेदार के नाम देखेंगे, साथ ही कि इनका शासनकाल कैसे था, ठीक। तो चलिए इसमें जो पहला नाम है महिपत राव दिनकर, ठीक है,
किनका नाम है? पहला नाम आपको याद रखना है महिपत राव दिनकर। ठीक, पहला नाम आपको याद रखना है ना। सुबह शासन व्यवस्था जब चली थी तो इनके माध्यम से क्या किया जाता था? महिपत राव दिनकर के माध्यम से शासन किया गया था। इसके अतिरिक्त इन सभी जो है ना, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंकोजी पेंड्री और बीकाजी और भिखाजी गोपाल, इनके माध्यम से भी क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। तो महिपत राव दिनकर से संबंधित बातें देखते हैं कि याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम है ना सूबेदार थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, ये आपको याद रखना है। साथ ही इन्होंने बिंबा जी के है ना, बिंबा जी की जो पत्नी होती है आनंदीबाई, ठीक है, आनंदीबाई जब शासन को क्या करते हैं? चलाते रहते हैं, है ना। जब शासन जो है बिंबा जी भोसले की मृत्यु के उपरांत वो शासन को संभालते हैं, तो ये महिपत राव दिनकर जो है ये आनंदीबाई इनके अधीन शासन करते हैं। ठीक है, आनंदीबाई के अधीन क्या करते हैं? शासन करते हैं। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। साथ ही 17 मई 1790 याद रखना है, 17 मई 1790 को यूरोपीय यात्री, नाम है फॉरेस्टर। क्या नाम है? फॉरेस्टर। ये जो है रायपुर छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ आए हुए होते हैं। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की क्या होते हैं? यात्रा में होते हैं। ठीक, ये बातें हो गई। शाम को साथ ही आपको याद रखना है यहाँ पे कि रायपुर का जो बूढ़ा तालाब है, कहाँ का? तो रायपुर का। रायपुर का जो बूढ़ा तालाब है इसका निर्माण भी महिपत राव दिनकर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, रायपुर में जो बूढ़ा तालाब है उसका निर्माण भी महिपत राव दिनकर के द्वारा क्या किया गया था? तो कराया गया था। ये बातें हो गई किसके बारे में? महिपत राव दिनकर के बारे में। चलिए इसी में अब आगे बढ़ते हैं और इतनी बातों को आप याद रखना है ना। महिपत राव दिनकर जो सूबेदार होता है उनके माध्यम से जब शासन होता है उससे संबंधित। अब अगला नाम है, दूसरा नाम है, आपको याद रखना है, वहां पे लिखा हुआ है विठल राव दिवाकर। ठीक है, क्या? तो विठल राव दिवाकर। अब इनका हम है ना सूबेदारी का जो शासन व्यवस्था था उसको देखते हैं। याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार हैं, क्योंकि सूबेदारों को कभी कभी क्रम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। साथ ही जो परगना पद्धति है ना, क्या? तो जो परगना पद्धति होता है इसके ये जन्मदाता होते हैं। ठीक है, परगना पद्धति के जन्मदाता होते हैं, साथ ही इसको क्या कह सकते हैं? लागू करता भी। ठीक है, परगना पद्धति के जन्मदाता और साथ ही इनको लागू करता आप लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसी में आप लोग देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ उस समय जो उपस्थित था है ना, गढ़ों थे, छत्तीसगढ़ थे, उनको ये क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और समाप्त कर किसका? तो परगना जो पद्धति है इसको चालू करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ों में विभाजित होता है, उसको 27 परगनों में विभाजित करते हैं। कितने? तो 27 परगनों में। ठीक है, 27 परगनों में विभाजित करते हैं और गोटिया का पद जो है, ठीक, फिलहाल तो आप इतनी ही चीजें याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो होता है, छत्तीसगढ़ों में छत्तीसगढ़ों में क्या होता है? विभाजित रहता है, उसको समाप्त कर देते हैं और यहीं से परगना पद्धति की शुरुआत करते हैं। और छत्तीसगढ़ों को है ना, जो 36 गढ़ है उसको 27 परगनों में क्या करते हैं? बदल देते हैं। और साथ ही ठीक है, जो ये परगना नियुक्त किए रहते हैं तो परगना में कुछ अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 27 परगना बने आए हैं, तो 27 परगना में कुछ कुछ अधिकारी नियुक्त करते हैं जो वहाँ का क्या करते हैं? काम का देखरेख करते हैं। उसी में आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नाम है कमा विंसदार। ये जो है परगने का प्रमुख होता है। ठीक है, कमा विंसदार जो है क्या? तो परगने का प्रमुख होता है। साथ ही फडणवीस और फडणवीस, क्या नाम याद रखना है? फडणवीस और बड़कर। ये जो है इन अधिकारियों को क्या किया जाता है? परगनों की देखरेख है ना, उसके प्रशासनिक जो नीतियां हैं उसको लागू करवाने में, ठीक है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी है इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये जो नवीन पद को क्या किया जाता है? लाया जाता है इनके द्वारा।
आप लोगों ने देखा कि विठल राव दिवाकर के समय जो छत्तीसगढ़ होता है उसको छत्तीसगढ़ों को समाप्त कर 27 परगनों में विभाजित कर देते हैं, और परगने का जो प्रमुख होता है, नाम है आपको याद रखना है, कमा मिसदार। साथ ही कुछ अन्य पद जो है इनके द्वारा क्या किया जाता है, लाया जाता है, जो है फड़नवीस बढ़कर, ये जो नवीन पद है। साथ ही यहाँ जो मुखिया का पद होता है इस इलाके में, उसको याद रखना है, ये पद जो है यथावत बना रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता है। और साथ ही विठल राव दिवाकर के समय आपको याद रखना है कि इनके शासनकाल के दौरान नाम है यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट। क्या नाम याद रखना है, कैप्टन ब्लंट। ठीक, विठल राव दिवाकर के समय यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट, क्या नाम याद रखना है, तो कैप्टन ब्लंट। ये जो है 31 मई, कब, 31 मई 1795 को, ठीक है, 31 मई 1795 को रायपुर की, और ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माफ करिएगा, 31 मार्च है, साथ ही 13 मई 1795 को ये रतनपुर की यात्रा करते हैं। कहाँ की, तो रतनपुर की यात्रा करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने विठल राव दिवाकर के बारे में देखा कि ये जो है छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार होते हैं, है ना। पहले जो है महिपत राव दिनकर होते हैं, ये जो है जो परगना पद्धति है इसके जन्मदाता होते हैं, परगना पद्धति को चालू करवाते हैं, उसके लागू करता होते हैं। साथ ही उस समय छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ों में विभाजित होता है, उनका ये एकीकरण कर 27 परगनों में क्या कर